प्रिपरेशन। कुछ फेजेस होते हैं प्रिपरेशन के। फर्स्ट, कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप, स्टडी। सेकंड, सिलेबस कंप्लीशन ऑन टाइम। थर्ड, revisions. More the revisions, better the results. Fourth, giving mock test. And fifth, the most crucial one, mock test analysis. So, hello everyone, welcome back to my channel, and if you are new to this channel, hi, my name is Kush and I scored 682 in NEET 2024. So, जैसा कि आपको इस वीडियो के टाइटल से पता लग ही गया होगा, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ आवर प्रिपरेशन, दैट इज मॉक टेस्ट की एनालिसिस कैसे करते हैं। सो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए सीधा वीडियो की ओर बढ़ते हैं। सो गाइज, अगर आप इंटरेस्टेड हो ये जानने में कि मैंने कौन सी टेस्ट सीरीज यूज करी थी अपने प्रिपरेशन टाइम में और कौन सी मेरे को ज्यादा बेटर लगी थी, जिसको मैंने कंप्लीटली फॉलो करा, तो वो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, सो यू कैन गो एंड चेक आउट माय वीडियोस। सो यार, आज हम बात करने वाले हैं, स्ट्रेट अवे हम टेस्ट की बात करेंगे, जो कि दो अप्रोचेस के ऊपर बेस्ड, दैट इज बिफोर टेस्ट अप्रोच एंड आफ्टर टेस्ट अप्रोच। यार, बिफोर टेस्ट अप्रोच की मैं बात करूं तो मेरी मेनली दो अप्रोचेस जो मैंने यूज करी थी। फर्स्ट वॉज कि मैं हमेशा अपना पेपर 2 बजे से लेकर 5:20, जो कि एक्चुअल टाइम है जिस टाइम पर नीट का एग्जाम होता है, उतने बजे ही रोज मैं अपना एग्जाम लेता, क्योंकि मुझे पता है कि उस टाइम पर ही सबसे ज्यादा लेजीनेस होती है, सबसे ज्यादा नींद उसी टाइम पर आती है। दैट्स वाई 1.5 महीना पहले से मॉक टेस्ट देना और उसी स्लॉट में देना आपको कहीं ना कहीं मेंटली रेडी कर देता है कि आपको पता है कि आपकी पूरी लाइफ उस एक एग्जाम के ऊपर निर्भर करती है। दैट्स वाई आप 1.5 महीने में अपने आप को तैयार करते हो अच्छे से कि आप उस टाइम पर कैसे फोकस होके पेपर दोगे बिना किसी लेजीनेस के। सो फर्स्ट अप्रोच मेरी ये रहती थी। और वहीं मैं अगर आपकी सेकंड अप्रोच की बात करूं तो मेरी सेकंड अप्रोच ये थी कि मैं अपने 5 मिनट पहले हमेशा रिजर्व रखता था क्वेश्चन पेपर देखने के लिए, ये चेकआउट करने के लिए कि क्या फिजिक्स का सेक्शन ज्यादा लेंदी दिख रहा है, बायोलॉजी ज्यादा लेंदी दिख रही है, या केमिस्ट्री मुझे ज्यादा लेंदी दिख रही है, बायोलॉजी में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा है या फिर वन लाइनर ज्यादा है। उसी हिसाब से आप अपना पेपर अटेम्प्ट करते हो। वैसे जनरली सबका मतलब एक पैटर्न सेट होता है कि पहले बायोलॉजी करेंगे, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, जो भी होता है, हर किसी का एक पैटर्न सेट होता है। पर यार, कहीं ना कहीं ये मैटर करता है कि आपका पेपर, क्वेश्चन पेपर जो है वो कैसे सेट किया गया है। क्या पता बायोलॉजी में वन लाइनर्स और फिजिक्स के अंदर मतलब ऐसे सवाल जिसके अंदर कैलकुलेशन ज्यादा हो, तो आपको टाइम फिजिक्स में ज्यादा देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू बायोलॉजी, इसलिए आपका कहीं ना कहीं पैटर्न चेंज हो सकता है। तो ये दो मेरी मेन अप्रोच रहती थी कि मैं पहले ही एक ओवरव्यू ले लूं कि मेरा क्वेश्चन पेपर का क्या हाल है, ताकि मैं इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाऊं बिना किसी प्रॉब्लम्स के। सो वहीं मैं अगर बात करूं मेरे आफ्टर टेस्ट अप्रोच की, सो यार, ये सबसे क्रूशियल, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी मॉक टेस्ट की एनालिसिस करना। क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, रोज दे रहे हो, आप मतलब मान लो आप 2 महीने पहले से मॉक टेस्ट दे रहे हो, और अगर आप मानो आपके 660 आ रहे हैं, 670 आ रहे हैं, और आप उसको अटेम्प्ट करने के बाद ऐसे ही छोड़ रहे हो ना, सो मैं अभी से आपको बता दूं कि इट इज ऑफ नो यूज। आप अभी से उसको बंद कर दो, क्योंकि कहीं फायदा नहीं होने वाला उस चीज का। क्योंकि यार, अगर आप अपनी 660 नंबर लाके भी अगर आपके 60 नंबर नहीं पता लग पा रहे आपको कि आपने ये 60 मार्क्स जो लूज करे हैं वो क्यों लूज करे, आपकी क्या मिस्टेक्स रही हैं इसके अंदर, क्या इसके पीछे का एरर्स हैं आपके, अगर आप उसको एनालाइज नहीं कर पा रहे हो ना, तो मतलब कोई यूज नहीं है उस पेपर को देने का। सो एनालिसिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अब मैं बात करता हूँ कि मेरी एनालिसिस करते टाइम अप्रोच रहती क्या थी। ओके, सो यार, मेरा क्या होता था, जैसे मैंने बताया कि मैं 5:20 तक पेपर देता था। सो 5:20 तक पेपर देने के बाद ना मैं लेता था एक शॉर्ट ब्रेक, 40 मिनट्स का ब्रेक मान लो। मैं 6 बजे पूरे पेपर लेके बैठ जाता था, अपनी OMR, देन अपना क्वेश्चन पेपर, और उसके बाद आंसर की। जैसे कि मैंने पूरा ऑनलाइन ही प्रिपेयर करा है, सारे टेस्ट ऑनलाइन दिए हैं, तो मेरे पास यही होता था कि यार मैं अपनी आंसर की मैच करूं और उसके बाद बस चेक करूं अपने आप को। सो मैं पूरा चेक करता था अपना पेपर, ठीक है। तो उसके बाद मैं अपने मार्क्स कंक्लूड कर देता था कि यार ठीक है, 660 आए हैं, 667 आए हैं, जितने भी आए हैं उसको कंक्लूड करा, लिखा, एंड उसको साइड में रख दिया कि ठीक है, हो गया आज का पेपर, आज का टेस्ट ये था, इतने मार्क्स आए, डन। अब आती है मेन बात कि
मिस्टेक्स जो करी हैं, जितने मार्क्स आपने लूज करे हैं, उसके पीछे के एरर्स क्या हैं। सो मैं क्या करता था, मेरी अप्रोच रहती थी अपनी मिस्टेक्स को कैटेगराइज करने की। मैं उसको कैटेगराइज करता था इस वे में कि यार कैसी मिस्टेक्स हैं, क्या वो कैलकुलेटिव मिस्टेक है, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, कोई डाटा बेस्ड मिस्टेक है, कोई डायग्राम नहीं याद रहा, या फिर कोई सिली एरर्स हैं। मैं ऐसे अपने आप को मतलब अपनी मिस्टेक्स को कैटेगराइज कर देता था। सो अगर मैं बात करूं तो जैसे कैलकुलेटिव मिस्टेक्स है, तो यार कैलकुलेटिव मिस्टेक्स को तो आप सिर्फ एक ही तरीके से सॉल्व कर सकते हो, दैट इज जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते जाओगे उतना ज्यादा हेल्प करता जाए। अगर आप इस टाइम पे जैसे कि अभी सितंबर और अब अपने प्रिपरेशन अभी कर रहे होगे, बीच बीच में वीकली टेस्ट देते रहते होगे, अभी अगर आपकी कैलकुलेटिव मिस्टेक्स हो रही है ना, तो इट्स ओके, ठीक है, अभी आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, देयर इज इनफ टाइम कि आप अपने आप को सुधार सकते हो। बट लास्ट में आके भी अगर यार आपकी कैलकुलेटिव मिस्टेक्स हो रही है तो उसके ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप नहीं अफोर्ड कर सकते एक मतलब बहुत छोटी सी कैलकुलेशन की वजह से आपका क्वेश्चन चला जाए। ठीक है, सो कैलकुलेशन के लिए तो आपका सिंपल मोटो यही रहना चाहिए कि आप अपने इस जो फेज आपका है प्रिपरेशन जिसमें कर रहे हो, इतने नंबर ऑफ सवाल सॉल्व कर दो कि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो ही ना आगे जाके। और उसको ठीक करने का एक अप्रोच ये भी रहता है यार कि आप अपने जो क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो बहुत ज्यादा अटेंटिव होकर आप अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। क्योंकि यार पता है क्या होता है, हम ना कभी कभार जब ऑनलाइन में खासकर जब आप सॉल्व कर रहे हो ना, तो एकदम से कोई भी बाहर से आवाज आ जाए या घर वालों की आवाज आ जाए ना, एकदम से ध्यान भटक जाता है। या फिर आपके साथ ये सेंटर में भी हो सकता है यार, यू नेवर नो एनीथिंग। सो आपका मेन फोकस आपके क्वेश्चन पेपर में होना चाहिए, आपका जो रफ वर्क आप यूज कर रहे हो मतलब अपने सॉल्व करने के लिए उस पे होना चाहिए। सो कैलकुलेटिव मिस्टेक्स ऐसे ठीक हो सकती हैं। और वहीं मैं अगर बात करूं कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स की, तो यार कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स के लिए मैं जो चीज यूज करता था वो ये होती थी कि ना, अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट वीक है, आपको पता लग गया आपके टेस्ट के थ्रू कि आपका ये वाला कॉन्सेप्ट वीक है, आप अपने टेस्ट एनालिसिस करने के बाद जो आपके पास टाइम होता है, आप उसके अंदर उसी टाइम मतलब उसी डे आप उस कॉन्सेप्ट को वापस रीफर्निश कर लो। आप कोई यूट्यूब वीडियो देख लो, आप अपना लेक्चर वापस से वो वाला अटेंड कर लो जिसके अंदर वो वाला कॉन्सेप्ट है, आप बट उसी डे उस चीज को कवर अप करो और उसी को स्ट्रॉन्ग उसी टाइम कर लो, और उस टॉपिक के ऊपर 5 से 10 सवाल लगा लो। आई स्वेयर मैं आपको 1000% की श्योरिटी दे सकता हूँ कि आपका वो अगर उस पैटर्न का या फिर वैसा ही कोई सवाल आपको दिख गया अगले पेपर में, वो गलत हो ही नहीं सकता। क्योंकि पता है बैक एंड ऑफ द माइंड में ये चीज स्टोर हो जाती है कि यार ये कॉन्सेप्ट वापस रिवाइज करा था, इसके ऊपर 5-10 सवाल वापस लगाए थे मैंने, ठीक है, तो वो याद आ जाता है वापस से सब कि ये गलती ऑलरेडी हो चुकी है एंड ये वापस रिपीट नहीं हो सकती। दैट्स वाई उसी टाइम उस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो, 5-10 सवाल लगाओ एंड इट्स इनफ, उसी टाइम वो चीज सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद जो एक अनदर टाइप ऑफ मिस्टेक्स आती हैं वो होती है यार आपके सिली मिस्टेक्स। सबसे ज्यादा बुरी मिस्टेक्स होती हैं, सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग मिस्टेक्स होती है। अगर मैं बोलूँ तो मैंने अपने नीट के एग्जाम में जितनी मिस्टेक्स करी हैं, मेरी मोस्ट ऑफ देम वर सिली मिस्टेक्स। मैंने क्या कहते हैं, कभी किसी में क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा। एक सवाल मेरा ऐसा गलत हुआ था कि मैंने केल्विन से सेल्सियस चेंज नहीं करा। तो ऐसे सवाल जब गलत होते हैं ना, कि आपने इतनी बड़ी कैलकुलेशन सॉल्व करी और उसके बाद लास्ट में आपका आंसर आ गया केल्विन में एंड आपने देखा नहीं कि वो सेल्सियस में है ऑप्शंस, और आपने उसको टिक कर दिया क्योंकि वो जानबूझकर वो ऑप्शन रखेंगे ही रखेंगे केल्विन वाला भी, ताकि आप गलत करो उस क्वेश्चन को। तो सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग मिस्टेक्स होती हैं, सबसे ज्यादा दो किसी में होता है, इसीलिए इसको ठीक करना इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए देखो यार, मैं जो बता रहा हूँ कि यार मेरे नीट के एग्जाम में अगर मैंने ये मिस्टेक्स करी है तो ऑफकोर्स मुझे अभी तक नहीं पता कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। बट इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप जितना अटेंटिव होकर पेपर दे सकते हो, आप उतना ज्यादा अटेंटिव होकर पेपर दो। इसका सिर्फ यही सॉल्यूशन है। सो मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट टाइप ऑफ मिस्टेक, दैट इज डाटाबेस मिस्टेक, फॉर्मूलाज बेस्ड मिस्टेक एंड कुछ चीज आप भूल गए। जैसे कि ऑर्गेनिक में होता है रिएक्शंस भूल गए, मैकेनिज्म भूल गए, रिएजेंट्स भूल गए, ऐसी कोई मिस्टेक्स होती है तो उसका क्या सॉल्यूशन है यार। बायोडाइवर्सिटी जैसा कोई चैप्टर है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा, तो उसको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसका यार एक जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन है वो है रट्टा।
जितना अच्छे से आप रट्टा मार दोगे उतना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि रियल लाइफ में कोई नहीं पूछने वाला, उसको लर्न करने की कोई ज़रूरत है नहीं। सिंपल आप अपना रट्टा मार के जाओ, दिमाग में रखो और उसको पेपर में सॉल्व करके आ जाओ, बात खत्म। इसीलिए और जो मैंने करा था बायोडाइवर्सिटी के लिए यार, मैंने ना बुक के ना साइड में ही बिल्कुल लिख दिया था, एक एक डाटा सारा साइड साइड में लिख दिया था, ताकि जब भी बुक खोलूँ तो उसको पढ़ लूँ स्पेशली। क्योंकि बायोडाइवर्सिटी में यार कॉन्सेप्ट्स नहीं होते कोई, आपको मोस्टली हर चीज़ याद ही रहती है, सिर्फ डाटा होता है जो आपको देखना होता है, और वो डाटा आप बुक्स की लाइन में से ढूंढोगे, इससे बेटर आप साइड में लिख लो। तो मैंने तो वो साइड में लिख लिया था, और हाँ, तो साइड में लिख के हो जाता था काम। और यही ऑर्गेनिक की बात करूँ तो अगर आप कुछ भूल गए तो आप यार लिख लिख के रिवाइज करो। एंड मैं शॉर्ट नोट बना लेता था, मैं यहाँ पे स्निपेट्स लगा दूंगा कि कैसे शॉर्ट नोट में बनाता था, वो काफ़ी हेल्प करते थे। और वहीं फॉर्मूलाज की बात करूँ तो फॉर्मूलाज तो यार लर्न ही करने पड़ेंगे आपको, आप या तो लर्न कर लो या तो समझ लो, तो रट्टा मार लो, बात खत्म होगी, और तो कोई सोल्यूशन होता नहीं है। मूविंग अहेड यार, एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो मैं देना चाहूंगा ना, वो ये है कि आप ना, जैसे कि आपके पेपर में 200 सवाल है, आपको पेपर में 180 अटेम्प्ट करने हैं, बट वो क्या है, वो आपके ना मेन एग्जाम की बात है। जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो ना, आप 200 के 200 सवाल अटेम्प्ट करो। चाहे एग्जाम देते हो आप सिर्फ 180 अटेम्प्ट करो, बट जब अपनी एनालिसिस करो या फिर चेक कर रहे हो ना, आपने जो 5 सवाल या पर सेक्शन छोड़े हैं वो आप जरूर अटेम्प्ट करो। क्योंकि यार आज वो सवाल आपका सेक्शन बी में है, डजंट मीन वो आपके सेक्शन ए में सवाल नहीं आ सकता। इसीलिए क्या पता वो सवाल आपका मेन एग्जाम में सेक्शन ए में दिख जाए। इसीलिए आप 200 के 200 सवाल पूरे अटेम्प्ट करो, सारे देखो, अगर नहीं आ रहे समझ तो उसका सोल्यूशन देखो, उसको समझो, बट छोड़ो मत। 200 के 200 सवाल जरूर करो, सच में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि आपको नहीं पता यार कि कौन सा सवाल कहाँ किस सेक्शन में आ जाएगा, इसीलिए छोड़ो मत कोई सवाल, ठीक है। और वहीं मैं अगर बात करूँ यार, एक बहुत फेमस टॉपिक जो होता है वो होता है मिस्टेक नोटबुक। मिस्टेक नोटबुक वाला कॉन्सेप्ट मुझे कभी स्टार्टिंग से ही अच्छा नहीं लगा, मैंने कभी यूज ही नहीं करा अपने टाइम पे। इससे बेटर मैं क्या करता था, मैं अपने क्वेश्चन पेपर में ही रेड सर्कल मार्क कर लेता था, और थोड़े थोड़े टाइम में कुछ कुछ मॉक टेस्ट उठाए, जैसे मैंने आज एनालिसिस करी, मेरे काफी अच्छे नंबर आए, मैंने उसको देख लिया मेरी क्या मिस्टेक थी, और मेरे पास टाइम बचा हुआ है, तो मैं क्या करता था, मैं पुराने 10 पेपर जो मैंने दिए हुए हैं वो उठाए, उसको ऐसे ही गो थ्रू करा, और जिसके ऊपर रेड सर्कल लगा हुआ है जिस क्वेश्चन के ऊपर जो कि गलत था, उसको एक बार गो थ्रू कर लिया। तो इससे आपका रिवाइज हो जाएगा, ना स्ट्रेस रहेगा ज्यादा कि भाई एक पूरी कॉपी है उसको देखना है अच्छे से, है ना। तो इसीलिए मुझे कभी ये ठीक लगा ही नहीं। आपके लिए वर्क करता है तो डेफिनेटली आप करो यूज। सो यही था यार इस वीडियो में, मॉक टेस्ट की एनालिसिस कैसे करते हैं। यार देखो, मॉक टेस्ट की एनालिसिस का मतलब यही है कि आप अपनी मिस्टेक्स को समझ पा रहे हो, उनके ऊपर काम कर पा रहे हो, एंड देन आप उस चीज को रिपीट नहीं कर रहे हो। इसी का मतलब होता है मॉक टेस्ट की एनालिसिस करना। सो यार मैंने जैसे अपना ही अप्रोच यूज करी थी अपने टाइम पर, वो मैंने आपके साथ शेयर करी। अगर वो आपके लिए वर्क करती है तो वेल एंड गुड, वरना आप काफी टाइम है अभी डिस्कवर कर सकते हो यार कि आपके लिए कौन सी चीज कैसे वर्क कर रही है। इसीलिए ठीक है, सो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर। सो चलता हूं मैं, बट रुको यार एक सेकेंड, आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप तो रह गई। एक टिप देके जा रहा हूँ लास्ट में, आपके जो सवाल गलत हो रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको लगता है कि यार काफी बार आ रहा है पेपर में, काफी पेपर्स में आपको देखने को मिल रहा है, तो आप उस सवाल को अपने नोट्स में ही ऐड कर लो। जब आप उस सवाल को अपने नोट्स में ही ऐड कर लोगे ना, तो जब आप अपने नोट्स रिवाइज कर रहे होगे तो साथ साथ वो सवाल भी रिवाइज होते जाएंगे। देखा, ये वाली ट्रिक जो थी ये भी मैंने लास्ट में आके ये अपनाई थी मैंने, जब मेरे पेपर मतलब काफी मैं टेस्ट देने लग गया था, लास्ट में आके मैंने ये यूज करनी स्टार्ट करी थी, बट यार इसने काफी हेल्प करा मुझे। So let's end this video here, and if you like this video please like it, share it to the aspiring aspirants, आपके जो हैं mates, और प्लीज सब्सक्राइब कर दो ब्रो, क्योंकि काफी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, बहुत सारी मेहनत लगती है, इसीलिए प्लीज इस एक सब्सक्राइबर भी बढ़ता है ना तो यार बहुत ज्यादा मोटिवेशन आती है अंदर से कुछ नया कंटेंट आपके लिए लाने की, नई टिप्स देने के लिए। So let's end this video here, see you guys in the next video, till then bye bye।